जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग भारत में मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में मानसून किस माह में आता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि भारत में मानसून आने के बाद कितने दिनों में पूरे भारत में फैल जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मानसून जो है ये अरबी भाषा के शब्द है। मानसून का मतलब ही होता है कि रास्ता बदलने वाली पवनें। ठीक है, जिस बादल में पानी होता है वो मानसून होता है। मानसून जून में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है। मानसून क्यों जून में आता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। थोड़ा ग्लोब बनाते हैं, पहले पृथ्वी के ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर हम लोग इस बारे में समझेंगे कि मानसून जून में ही क्यों आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले धरती के एक नमूना बनाते हैं छोटा सा। ग्लोब बनाए तब इस पे हम लोग पहले भूमध्य रेखा को बनाएंगे। ये हुआ भूमध्य रेखा। भारत से होकर एक कर्क रेखा जो गुजरती है, इसको इससे ऊपर में हम लोग कर्क रेखा को पहले देखेंगे। ये हुआ कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। तो सूर्य जो है जून के महीना में सूर्य जो है कर्क रेखा पर रहता है। ठीक है, भारत के ऊपर एक कर्क रेखा पे यहाँ पे सूर्य रहता है, कर्क रेखा पर रहता है सूर्य। तो सूर्य की वजह से पूरा ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के पूरे ये क्षेत्र बहुत ही गर्म हो जाता है। धूप की वजह से सूर्य जो है कि कर्क और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र बहुत ही गर्म हो जाता है, जिस कारण से यहाँ के पानी उबलता है, सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है। गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। आप लोग देखे भी होंगे, चाय भी आप पानी कभी कुकर या किसी बर्तन में गर्म कर किया जाता है तो वो वाष्प बन के ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसी तरह समुद्र के भी पानी, महासागर के भी पानी इसी तरह सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। यही विषुवत रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र बहुत ही ठंडा होता है। जो ऑस्ट्रेलिया है, जिधर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, उस साइड जुलाई महीने में बहुत ही ठंड रहती है। पर ऊपर में जैसे कि ओमान है, सऊदी अरब, ये ऊपर में मिस्र, ये सब हमारे जो भी कर्क रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के बीच में जो भी देश है वहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती है जून महीने में। तो वहीं जब ऊपर में वाष्प बन के पानी उठता है तो क्या होता है कि वहाँ का क्षेत्र खाली हो जाता है। जैसे जहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा तो उस क्षेत्र के हवा में थोड़ा कमी आता है। वहाँ के क्षेत्र में हवा का होता है कि कम हो जाता है। तो उस हवा को भरने के लिए ठंडे एरिया यानी कि मकर रेखा की तरफ से हवाएं उस जगह पर आती है। ठीक है, क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवाएं जो है वो नीचे बैठती है। तो बस जो ठंडी हवा है वो मकर रेखा पर नीचे बैठती है तो अपने आसपास की हवाओं को दबाव देती है। दबाव देने के कारण वो हवाएं जो है कर्क रेखा की तरफ मूव करती है। तो मूव करने के बाद वो क्या होता है कि आप लोग फेरल के नियम के अनुसार पढ़े होंगे कि अगर यहीं पे फेरल के नियम के अनुसार एस बना देते हैं इधर से। नियम के अनुसार विषुवत रेखा के ऊपर यानी हवाएं जो है वो दाईं ओर भागना चाहता है। ठीक है, विषुवत रेखा के नीचे की हवा जो नीचे के पौने रहती है वो बाईं तरफ भागनी चाहती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, जब इधर से नीचे से हवा जब वाष्प बन के पानी ऊपर उठता है तो क्या होता है कि वो अपना दाएं की तरफ भागना चाहता है। ठीक है, तो दाएं भागेगा तो ये कहाँ पर आके टकराएगा, थोड़ा इधर देखिए आप लोग। ये आएगा इसे तो कहाँ पर टकराएगा, यहाँ केरल के छोर पे। ठीक है, तो केरल के छोर पे आके टकराएगा। केरल तट मलबार तट पर आके टकराएगा। यहाँ से दो भाग में मानसून बट जाता है। यहाँ पे जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पे आके वो टकराता है मानसून। इसके बाद यहाँ से दो भाग में बंट जाता है, इसका दो ब्रांच हो जाता है।
एक होता है अरब सागरीय शाखा जो कि अरब सागर की तरफ रहता है, एक होता है बंगाल के खाड़ी की शाखाएं जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ होती है। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, ऐसे तो पढ़े दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इधर अरब सागरीय शाखा के बारे में। ठीक है, बताइए हम लोग देखते हैं कि अरब सागरीय शाखा है। अरब सागरीय शाखाएं जो है ये क्या होता है कि अरब सागर की तरफ से ही पूरे ये पश्चिमी घाट पे बरसते इधर से जाता है। ऐसे यहाँ पर जब आता है तो ये 3 भाग में बंट जाता है। यहाँ पर मानसून जब आता है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में तो यहाँ 3 भाग में बढ़ते, एक इधर चला जाएगा, एक मानसून इधर जाता है और एक मानसून इधर आगे की तरफ बढ़ जाता है, दूसरा मानसून इधर जाता है और तीसरा मानसून जो है यहाँ इस साइड बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरे जो 3 भाग में यहाँ पर बढ़ता है, एक गुजरात की तरफ बढ़ जाता है, एक राजस्थान में चली जाती है और एक इधर नर्मदा घाटी में चली जाती है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे जब ये आगे की तरफ, अच्छा इस पूरे पहाड़ के बारे में हम इससे पहले बहुत ही लग रहा है दूसरा या तीसरा वीडियो में ही हम पढ़ा चुके हैं कि कौन से पहाड़ कहाँ पर है। नहीं आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा ही देख लें कि ऊपर में जैसे काराकोरम, लद्दाख, यास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ये पहाड़ ऊपर में है, उत्तराखंड से ऊपर में जाइएगा तो। और एक वो कैलाश है, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, इधर आइए तो गुजरात में गिरी पर्वत, राजस्थान में अरावली जो कि दिल्ली तक जाता है इसका भाग। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा और ये मैकाल पर्वत। ठीक है, इधर देखिए राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये नीलगिरी, और इधर है आनामलाई, पालनी और कार्डेमम की पहाड़ी। इधर आइए तो गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, एक गारो है, एक खासी है, जयंतिया। ठीक है, पहाड़ के बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आइए हम लोग यहाँ से 3 भाग में मानसून बढ़ जाता है, एक जाता है गुजरात क्षेत्र में, एक यहाँ गुजरात क्षेत्र में ऐसे जाता है। तो ये जाने के बाद क्या होता है कि पर्वत के उस पार नहीं जा पाता है। ठीक है, उस पार जब नहीं जा पाता है तो क्या होता है कि इधर तो बारिश होता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि इधर मरुस्थल हो जाता है, इधर बारिश नहीं होने के कारण कोई फसल नहीं उगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है ये इस साइड जो जाता है तो ये क्या होता है कि ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा पर्वत के बीच में फंस जाती है। ठीक है, ये मानसून आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो इधर आता है तो देख मैकाल पर्वत इसको फिर लौटा देता है इसी तरह, क्योंकि इस साइड वो फिर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे टकरा कर इसी में लौट जाता है। क्या होता है मानसून जब इधर से लौटता है तो ये टकराते हुए इसमें नर्मदा घाटी में बहुत ही भयानक बारिश कराता है इसमें। ठीक है, इसीलिए नर्मदा नदी को बोला जाता है कि नर्मदा नदी को ही बोला जाता है कि दबंग नदी, क्योंकि इतना बारिश उस घाटी में होता है कि अपने आगे जो भी रुकावट आती है नर्मदा नदी में वो सारी रुकावटों को नर्मदा नदी लाकर अरब सागर में गिरा देती है, कोई रुकावट बाधा नहीं बनने देती, इसीलिए उसे दबंग नदी भी बोला जाता है। आखिर अच्छा आइए एक चीज़ और हम लोग थोड़ा जानते हैं कि पर्वत जो है इसके, जैसे कि हम यहाँ पे बताएं अभी कि गुजरात में इधर से मानसून जाता है तो उस साइड बारिश नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको वृष्टि छाया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्वत है, मानसून इधर से आ रहा है पर इधर बारिश नहीं होगा। ठीक है, इधर बारिश थोड़ा बहुत कभी कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, इसीलिए इधर अकाल पड़ जाता है। पहाड़ के एक साइड, पर्वत की एक साइड तो बारिश होता है तो इधर फसल अच्छी होती है, पर उस साइड अकाल पड़ जाता है। यही तो इसीलिए इधर गुजरात, महाराष्ट्र में इस साइड तो बारिश होता है पर इस साइड नहीं होता है। तो अधिक देखते हैं हम लोग विदर्भ, उधर क्षेत्र का नाम है विदर्भ, उधर के किसान बहुत ही फांसी लगा लेते हैं इसी कारण। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको बोला जाता है वृष्टि छाया, इधर जो बारिश नहीं होता है इसको वृष्टि छाया। ऐसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे इस क्षेत्र को जिधर से मानसून आता है बारिश होता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है
पौना भीमुखी, पौना भीमुखी, और इस क्षेत्र को बोला जाता है पौना विमुखी। इस पर्वत के इस साइड को बोला जाता है पौना भी है यहाँ पे भीमुखी, इधर इस साइड को बोला जाएगा पौना विमुखी, वह है इधर भी है, यही अंतर है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि पर्वत में इस साइड तो पर्वत की साइड तो बारिश होता है, पर उस साइड बारिश नहीं होता, इसीलिए एक साइड अच्छी फसलें होती है और एक साइड मरुस्थल हो जाता है। तो यहाँ से इस नर्मदा घाटी में जब बारिश होता है तो इस घाटी में इतना पानी बादल से बरसता है कि नर्मदा नदी इतना तेज उसका धार हो जाता है कि उस धार के आगे रुकावट कोई भी बाधा बनता है जो, तो उसको नर्मदा नदी लाकर अरब सागर में गिरा देती है, इसलिए उसे बोला जाता है दबंग नदी। आइए अब तीसरी हम लोग शाखाओं के देखेंगे। इस शाखा जस्ट अरावली पर्वत की तरफ बढ़ता है, तो इसको अरावली पर्वत नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में अरावली पर्वत है, तो ये रोक नहीं पाता है, ये आगे की तरह इसी तरह बढ़ते जाता है। पर यहाँ दिल्ली में, जैसे यहाँ दिल्ली में थोड़ी सी रायसीना की पहाड़ी जो है वो बादल को रोकती है। ठीक है, रोकती है, तो दिल्ली में थोड़ी बहुत बारिश होता है, बाकी सब ये उत्तराखंड में चली जाती है। इसी जाकर उत्तराखंड में क्या होता है कि यहाँ से तो कोई पर्वत रोका नहीं, थोड़ा भी उसका स्पीड गति को स्लो तो कोई पर्वत किया नहीं, तो वहीं यहाँ से जाकर इतना तेज उत्तराखंड में पहाड़ों से टकराती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बादल बारिश को बरसाते हैं, जिससे बोला जाता है कि बादल फट गया है, उत्तराखंड में बादल फटा है। बादल फटते नहीं, बादल का होता है कि एक बादल, जैसे कि थोड़े मानिए कि बादल आके पर पहाड़ से टकराया, ये जस्ट पानी इसका वहाँ पर गिर ही रहा है, तो दूसरा आके फिर टकराया, अब इतना वो हद से ज़्यादा पानी वहाँ पर गिर ही जाता है, जिससे लगता है कि बादल फट गया। फटता नहीं है बादल वो टकराने के कारण इतना एक ही स्थान पर इतना बारिश हो जाता है, जिसको वो लगता है कि पूरा उत्तराखंड में बर्बादी हो जाता है। नदियों इतना उफान पानी के कारण हो जाती है कि लगता है कि बादल फटते नहीं, बादल टकराने से कारण उतना एक ही स्थान पर इतना बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है। तो ये जाकर उत्तराखंड में टकरा के बहुत ही बारिश कराती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इधर से बंगाल वाली शाखाएँ के। तो इसी तरह बंगाल वाली शाखाएँ भी ऐसे आगे बढ़ती जाती है, पूरा आगे बढ़ते हुए जाती है, और यहाँ पे गारो खासी जयंती है जो मेघालय में है, यहाँ पर टकरा चली जाती है सीधे। और इधर जाने के बाद यहाँ पर जब टकराती है तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय में पहाड़ों के बीच में होता है। जब यहाँ पे भी टकराती है मानसून, तो वो क्या होती है, लौटने लगती है टकरा के इस साइड इधर जाएगी, इधर लौटेगी। इसी प्रकार जब ऐसे जाकर ऐसे लौटती है तो इस पर्वत से टकरा जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से जब टकराती है तो इसका डायरेक्शन घूम जाता है, जब यहाँ से आके यहाँ पे टकराएगी तो इसका डायरेक्शन घूम जाएगा। अब सब इधर से घूम के सीधे अब ये आगे गंगा की मैदान की तरफ, जैसे बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी में ये आगे बढ़ने लगता है इधर मानसून। जब ये आगे बढ़ता है तो इस समय इधर से आते समय ये राजमहल की पहाड़ी नहीं रोक पाता है इसको। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से नहीं टकराता है, ये आगे बढ़ते जाता है बिहार में, यूपी में, ऐसे ही होते हुए ऊपर बढ़ के जाके उत्तराखंड में इस अरब सागरी शाखा से इधर आके यहाँ पे मिल जाता है। मिलने के बाद ये फिर लद्दाख में ऐसे आगे बढ़ते जाता है, पंजाब होते लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जाके बारिश कराता है। तो सबसे बाद में बारिश कहाँ होता है? तो लद्दाख। तो बोला जाता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लद्दाख में। और सबसे अधिक मानसून से तो केरल में। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले तो केरल में, सबसे अधिक तो मानसिंहराम मेघालय में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें। हम लोग इसके बाद देखेंगे अगला वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लौटती हुई मानसून के बारे में, और एक और देखेंगे अरब सागरीय भूमध्य सागर से आने वाली मानसून को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में मानसून को पूरा ही ख़त्म कर देंगे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दक्षिण पश्चिम साइड से
हिंद महासागर से आने वाली मानसून को देखें, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में भारत में आती है और ये लमसम 120-25 दिन के अंदर में पूरी भारत में फैल जाती है। तो आशा करते हैं कि आप जितना हम बताएं इतना आप समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं मानसून के और सभी पार्ट को लेकर। अगले वीडियो में मानसून साफा ही ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।